गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत अच्छे जो है कि इस समय पर हम लोग जो है कि मुखातिब हो रहे हैं प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के इस टारगेट रेलवे टारगेट ग्रुप डी के बैच में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोग जो है कि पीछे में स्लाइड में भी देख रहे होंगे, आज से हमारी और आपकी मुलाकात हर 6 बजे शाम में होगी और यहाँ पर करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स को लेकर के हम लोग आएंगे। करेंट अफेयर्स वर्तमान समय में किस प्रकार से महत्व को जो है कि बढ़ाया है, एग्जाम में किस तरीके से जो है कि लोगों को ये एक अलग परसेप्शन डेवलप करने के लिए विवश कर दिया है, ये आपको भी खुद अनुभव होगा। और आने वाले सभी एग्जाम्सन में करेंट अफेयर्स का महत्व बहुत बढ़ रहा है और इन्हीं चीजों को देख करके हम लोगों की संस्था ने आप लोगों के लिए विशेष रूप से एक करेंट अफेयर्स का बैच लेकर आया है, जिसका हम लोग को फायदा उठाना है। आप सभी स्टूडेंट से मेरा जो है कि एक छोटा सा आग्रह है कि जिस प्रकार से आप किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस को आप तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से अब आप करेंट अफेयर्स को भी अपने जो है कि उस स्ट्रेटजी का एक पार्ट बनाएंगे, जिसके माध्यम से आपका सफलता बिल्कुल सुनिश्चित हो सके। इसके लिए स्पेशली जो है कि संस्था ने मुझे जो है कि रिकमेंड किया कि हम जो है कि करंट अफेयर्स के बारे में आप लोगों को बताएं। और यहाँ पर हम जो है कि चर्चा करने के क्रम में उस सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से ये पता चलेगा कि आखिर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है वो आपको बोझ किस प्रकार से नहीं बनेगा। दूसरी बात यहाँ पर है कि आप जो है कि अपने अपने तरीके से लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, लोग मैगजीन्स पढ़ते होंगे, कुछ लोग जो है कि न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे और कुछ लोग जो है कि चीजों को लास्ट टाइम में रट करके जाते होंगे। लगभग ये 3 टाइप के स्टूडेंट जो है कि होते हैं, लेकिन चौथा टाइप हम मिल करके आपके सामने, आपके साथ एक और तरीका से जो लेकर के चलेंगे, उसके माध्यम से ये होगा कि किस प्रकार से बिना रटे हम लोग एग्जाम में जो है कि जाकर के क्वेश्चन को बनाएंगे। इसके लिए मेरे तरफ से हर एक टॉपिक पर चर्चा होगी और मुझे लगता है मेरे आदर्श विद्यार्थी कि अगर किसी टॉपिक पर अगर चर्चा हो और वह चर्चा सार्थक हो तो आपको वह टॉपिक बोझ नहीं बनेगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और आप खुद भी इसको अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि चर्चाएं जो होती हैं उसमें टिपिकल चीजें तो एकदम याद हो ही जाती हैं, उसके बारे में जितने भी ग्राउंड होते हैं, उसके बारे में जितनी भी जानकारियां होती हैं, सभी चीजें जो है कि पूरी तरह से माइंड सेटअप हो जाती है कि कैसे जो है कि वो घटनाएं घटी, कैसे रिपोर्ट निकलता है, कौन निकालता है और क्यों निकालता है। अगर इन चीजों की पता चल जाएगी तब जो है कि आप सभी को इस चीज का भी जो है कि पता चल जाएगा कि कैसे जो है कि इनको याद रखना है। और एग्जाम में जाएंगे, चर्चा जब जो है कि आपके सामने हुआ रहेगा तो वह चर्चा आपके दिमाग में उस एग्जाम के टाइम में आएगा। बशर्ते आपको एग्जाम हॉल में जाकर के बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है और फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है। यही है मेन एग्जामिनेशन की तैयारी। उसके बाद एक जो है कि मैगजीन्स होता है, तो मैगजीन्स में भाई पब्लिकेशन है तो चलना ही चाहिए उसको। तो एक टॉपिक सिलेक्टेड करते हैं वो लोग और उसमें जो है कि उन सभी चीजों को डाल देते हैं जहां पर मतलब आपको एग्जाम से रिलेटेड अगर जो है कि नहीं भी चीजें हैं तो वो भी आपके आती हैं टीचर से, या जो है कि किसी संस्था में या किसी चैनल के माध्यम से, जो एजुकेशन चैनल होता है उसके माध्यम से आपको यही चीज बताई जाएगी कि आखिर किस प्रकार से शॉर्ट टाइम में चर्चा के माध्यम से, कुछ नोट्स के माध्यम से इन चीजों को सही समय पर तैयार कर लिया जाए। मेरे आदर्श विद्यार्थी, आज आप लोगों के सामने हम जो मुखातिब हो रहे हैं इसमें कुछ स्ट्रेटजी भी लेकर के हम आए हैं कि कैसे करंट अफेयर्स को हम लोग जो है कि पढ़ेंगे। इसमें आपको सबसे पहले कमिटेड होना चाहिए कि जिस प्रकार से आप सभी चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उसी प्रकार से आप सबसे महत्वपूर्ण जो है कि टॉपिक में करंट अफेयर्स को भी रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका संतुलित तैयारी बनेगी और आपको बिल्कुल चिंता नहीं होगा एग्जाम के समय में भी। इसके लिए हम कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। टॉपिक के बाद आप लोगों को जो है कि और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी कराएंगे, कुछ जो है कि आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके माध्यम से हर एक एक चीज पर हम लोग जो है कि अपना नजर डालें
उसके बारे में चर्चा करें, आपसे जो है कि डिस्कशन करवाएं कि आप सभी के माध्यम से हर एक व्यक्ति आपके जो है कि तरीके से लाभान्वित हो, आप खुद भी लाभान्वित हो, और जो ज्यादा जो है कि इशू वाला मैटर होगा उसको खुद ही हम जो है कि यहां पर चर्चा करेंगे। मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, अगर बात किया जाए तो करेंट अफेयर्स को हम लोग किस तरीके से तैयार करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, इसके लिए हम जो है कि एक स्ट्रेटजी, एक सिलेबस लेकर के आए हैं, और कुछ टॉपिक्स पर भी हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे उन चीजों को जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। तो आपके सामने जो होगा वो टॉपिक्स होंगे कि कौन कौन टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो आपके सामने जो है वो है आपका करेंट अफेयर्स। अब करेंट अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, किन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान दिया जाए, किन टॉपिक्स को थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाए, ये सारी बातें कहीं ना कहीं जो है कि आपके स्ट्रेटजी पर ही निर्भर करता है। तो यहां पर जो है कि हम लोग देखते हैं, तो आपके सामने पहला पॉइंट है ये होगा, चलिए तो हम लोग जो है कि करंट अफेयर्स का पहले सिलेबस देख लेते हैं, करंट अफेयर्स कैसे हम लोग पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस करंट अफेयर्स के सिलेबस को आप भली भांति समझेंगे, और आपको बिल्कुल लगेगा कि नहीं, आजकल के एग्जामिनेशन में ऐसे ही जो है कि टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर रिपोर्ट कोई निकलता है किसी क्षेत्र विशेष का, तो वह लगभग 1 साल तक चलता है, और 1 साल तक वह आपको एग्जाम में टेंशन देते रहेगा। अगर एक बार आप उसको अच्छे से पढ़ लिए, आप उसको एक बार अच्छे से समझ लिए, तो आपका एग्जामिनेशन में कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो आपके सामने हमने सिलेबस पेश किए हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहला है आपका कि हम लोग इंडेक्स पढ़ेंगे, सूचकांक पढ़ेंगे। वो सूचकांक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों होगा। आपको मेरे आदर्श विद्यार्थी हम बता दें, आप अगर जो है कि कहीं देखेंगे तो लगभग जो है कि आपको 30 से 40 जो है कि इंडेक्स दिखाई देंगे, लेकिन एग्जाम में वो 30-40 इंडेक्स के क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसमें सिलेक्टेड नेशनल एंड इंटरनेशनल 10 सूचकांक होता है। अगर उस 10 सूचकांक पर हमने जो है कि अगर चर्चा किए, हालांकि अभी करेंगे भी, तो किस तरीके से आपको इसको हैंडल किया जाए ये यही आपको पता चल जाएगा। दूसरा टॉपिक का नाम है नियुक्तियां, यानी कितने लोगों का जो है कि नियुक्ति हुआ। तो आप जो है कि देखेंगे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पर साल भर में सैकड़ों लोगों की नियुक्ति होती है। क्या सभी लोगों का नियुक्ति का याद रखना पॉसिबल है? क्या सभी लोगों की नियुक्ति को याद करना जरूरी भी है? तो ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे जो है कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है, या कुछ ऐसा महत्वपूर्ण सेक्टर होता है जिसमें नियुक्तियां होती हैं, तो वह एग्जाम में पूछ देता है। इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि वो सभी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है जो हर जगह लिखा रहता है, उसमें से सिलेक्टेड चीजें ही हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, और वही चीज का हम लोग चर्चा भी करेंगे जो एग्जाम में निरंतर पूछते रहा है। या एक कदम हम लोग आगे हो जाएंगे कि निरंतर जो है कि आने वाले जो एग्जामिनेशन हैं वो कैसे प्रश्न एराइज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के सामने जब हम आए हैं तो आपका अनुभव ही हम लेकर के आएंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपका डर कहां है। वो डर निकालने के लिए ही तो इस चैनल के माध्यम से मुझे बुलाया गया कि भाई प्रवीण सर आप करंट अफेयर्स पढ़ाओ, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है कि आप जो है कि थोड़ा सा करंट अफेयर्स की पूरी तरह से तैयारी करा दो। तो आप लोगों को हर तरीके से करेंगे। उसके बाद अगर लाइव इसमें चलेगा या वीडियोस बनेंगे तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में अपने परेशानी को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपकी परेशानी का जो है कि आपके समस्या का समाधान करना ही मेरा परम कर्तव्य और मेरा परम लक्ष्य है, दोनों है। इसलिए जो है कि इस चीज को आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है कि हम कैसे पूछेंगे, क्योंकि आपको बताने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये नियुक्तियां होंगी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। उसके बाद तीसरा आपका पॉइंट होगा प्रमुख रिपोर्ट। यह प्रमुख रिपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रमुख रिपोर्ट भी आपके नेशनल और इंटरनेशनल होंगे, और कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है कि रिपोर्ट हैं, प्रमुख रिपोर्ट हैं, जिनको हम लोगों को देखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है सम्मेलन एवं बैठक। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि इस बार 2020 में बहुत सारे बैठकें और सम्मेलन नहीं हुए, क्योंकि कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, इसलिए सभी बैठकें लगभग वर्चुअल हुआ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि बैठकें जो है कि हुई, केवल कहां हुआ इसका क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि वर्चुअल हुआ,
लेकिन ये जरूर पूछेगा कि संख्या के रूप में है कौन सी बैठक थी, यह बैठक की अध्यक्षता किसने किया, यह बैठक का उद्देश्य क्या था, और यह बैठक का थीम क्या था, विषय क्या था। इसलिए आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे कि कोरोना काल में 2020 में बैठकें नहीं हुई तो इस चीज को इग्नोर कर देंगे तो भी हमारे काम बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता है मेरे आदर्श विद्यार्थी। इन सभी चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना है। केवल आप अपने कार्यों को सही समय पर सही तरीके से करिएगा। बाकी आप लोगों को जो है कि किस तरीके से आगे बढ़ाना है वो मेरी जिम्मेदारी है और मेरा कर्तव्य भी है। अगला है आपका महत्वपूर्ण योजना। तो महत्वपूर्ण योजना, परियोजना और कार्यक्रम की बात करें, यहां पर अगर कार्यक्रम लिख देंगे तो यह भी गलत नहीं होगा। यहां पर कार्यक्रम भी थोड़ा सा हम लोगों को देखना होगा, क्योंकि कार्यक्रम जब हम लोग देखेंगे तो कार्यक्रम में बहुत सारे उद्देश्य भी आते हैं। कोई विशेष जो है कि योजना चलाई जाती है किसी राज्य द्वारा या केंद्र द्वारा, तो उसकी उद्देश्य भी होते हैं। उद्देश्यों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगला है आपका सैन्य अभ्यास। अभी जो है कि सैन्य अभ्यास आप सुन रहे होंगे न्यूज में, राजस्थान में जोधपुर में फ्रांस और जो है कि भारत के बीच जो है कि सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसमें राफेल भी जो है कि शामिल हुई है। तो इन सारी चीजें कहीं ना कहीं न्यूज में होता है, बशर्ते आपका ध्यान वहां नहीं जाता है और वह क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ जाता है। तो सैन्य अभ्यास भी हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट आपका है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आज रक्षा प्रतिरक्षा, एक चीज और समझेंगे आप, उन जो है कि विशेष टॉपिक पर कोई भी एग्जाम ध्यान देता है जो विशेष रूप से चर्चा में होता है। जैसे किसान आंदोलन वर्तमान में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि अगर सबसे बड़ा इशू इंडिया का पूछा जाए तो वर्तमान में जो है कि आपका फार्मर मूवमेंट है, किसान आंदोलन है। ये क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से एकदम नेशनल ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय यह इशू बन चुका है, इसलिए इससे संबंधित हो सकता है प्रश्न आपका हो। ठीक उसी प्रकार से रक्षा और प्रतिरक्षा में भारत अपने दिनों दिन एक कदम आगे बढ़ रहा है, कुछ उपलब्धियां भी जो है कि हासिल कर रहा है, जिसके कारण यह चर्चा में बना रहता है। जैसा कि एक साल पहले राफेल विमान चर्चा में बना हुआ था। अगला आपका टॉपिक है प्रमुख एप्स एंड वेब पोर्टल। नए जमाने में जब से 2015 से डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ है भारत में, मोदी गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, वर्तमान समय में आप भी जानते होंगे बहुत चर्चित है आत्मनिर्भर भारत योजना। इन सारे के लिए बहुत सारे राज्य हैं या केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं। यह जो है कि कोई उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक एप्स लॉन्च कर रहा है। जैसे कल 24 जनवरी था और कल जो है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस भी था। तो 24 जनवरी को मध्य प्रदेश ने लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया, बालिका सुरक्षा। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में महिलाओं का, बच्चियों का पूरी तरह से सुरक्षा हो सके और उनके साथ जो गलत कर रहा है या उनके साथ कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा है तो उनको सजा दिलाई जा सके। अब एक क्वेश्चन बन गया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर किस राज्य ने फलाना नाम का ऐप्स लॉन्च किया या मध्य प्रदेश ने किस ऐप्स को लॉन्च किया? यही तो है। आप देखेंगे 23 जनवरी का एक करंट अफेयर्स, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस क्या भाई? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है। वो पूरी तरह से राष्ट्र के निर्माण में प्लस राष्ट्र के स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा योगदान दिए थे और वह उनका जो है कि हिम्मत, उनका सोच एक पराक्रमी व्यक्ति का था। इसलिए भारत सरकार वर्ष 2021 में पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस के जो है कि जन्मदिन को मनाया। आज 25 जनवरी 2021 है। इसका भी एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। विगत कुछ वर्षों में, विगत 10 वर्षों में लोगों ने चुनाव, वोट देना अच्छा नहीं समझ रहे थे। कुछ लोग दे रहे थे, कुछ लोग नहीं दे रहे थे। हालांकि हमारे लोकतंत्र में वोट देना एकदम पूरी तरह से देना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र चुनाव से ही गतिशील होता है। अब इसके लिए 2011 में 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो आपका इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ, तो 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और इसका ब्रांड एम्बेसडर ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसके बातों को कोई काट नहीं सकता है। और वर्ष 2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहला बार मनाया गया और उसके ब्रांड एम्बेसडर अब्दुल कलाम को बनाया गया।
आप ऐसे व्यक्तित्व का नाम सुन रहे हैं कि वह अगर किसी चीज को प्रमोट करें, हालांकि वो किसी कंपनी को, किसी फैक्ट्री को, किसी प्रोडक्ट को नहीं वो प्रमोट करेंगे, लेकिन राष्ट्र में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, चुनाव में लोगों को शामिल होने के लिए अब्दुल कलाम ने आह्वान किया। सभी लोग आज आपके सामने हैं, लगभग सभी लोग चुनाव में शामिल होना चाहते हैं, कुछ लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं। तो ये चीज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कोई डेट, कैसे कोई इशू, कैसे कोई न्यूज क्वेश्चन बन जाता है, और इसी चीजों को लेकर के हम लोगों को नहीं डरना है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, दोनों को हम लोग क्या करेंगे कि मंथली वाइज पढ़ेंगे, माह वाइज, यानी कैसे कैसे हर माह में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं घटी, क्या सभी घटनाएं मेरे लिए जो है कि जानकारी योग्य है, क्या हम सभी का जानकारी रखना चाहिए। जैसे आप देखेंगे 20 जनवरी को जो बाइडेन साहब राष्ट्रपति का जो है कि शपथ लिए, अब इनसे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं कि यह अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं, किस पार्टी से जुड़े हैं, इनको कितना वोट मिला, इनके खिलाफ कौन कौन सी बातें हुई, ये सारी चीजें। उपराष्ट्रपति कौन बना, कमला हैरिस जो है कि कौन सी महिला उपराष्ट्रपति हैं, कौन से उपराष्ट्रपति हैं, ये सारी चीजों की चर्चाएं होंगी। तो ये अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटना को हम माह वाइज करेंगे आप लोग के सामने। उसके बाद आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य में हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है कुमार प्रवीण, वो आर्थिक परिदृश्य आपको केवल रटवाएगा नहीं, बताएगा नहीं, जो बेसिक चीजें होती है आर्थिक परिदृश्य की, अर्थशास्त्र का एक छोटा थोड़ा ज्ञान होने के कारण आपको आर्थिक परिदृश्य में पूरी तरह से एकदम कंप्लीटली बेसिक तरीके से बताएंगे कि आपको वह जो है कि बोझ ना बने, रटना ना पड़े। क्यों जो है कि सभी लोग रेटिंग एजेंसी निकालता, रेटिंग एजेंसी अपना रिपोर्ट निकालता है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा भारत के ऊपर, अगर रेटिंग एजेंसी जो है कि अपना रिपोर्ट निकालती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीजों को हम लोग जो है कि आर्थिक परिदृश्य में देखेंगे। अगला आपके है सामने महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम, आजकल बड़ा चर्चा में रहता है। पहले केवल महत्वपूर्ण दिवस पूछ देता था, वर्तमान में वह थीम पूछ देता है कि जो है कि आज 5 जून है, पर्यावरण जो है कि दिवस मनाया गया, तो वहां उसका थीम क्या दिया गया, ये बातें होती हैं आजकल। अगला प्रमुख पुरस्कार, हालांकि करंट अफेयर्स का सबसे बोनाफाइड टॉपिक में एक है पुरस्कार, और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोग इसको भी देखेंगे। अगला आपके सामने है खेल समाचार और व्यक्तित्व। एक खेल का क्वेश्चन जरूर रहता है, कभी कभी तो 2 भी पूछ देता है। आप जो है कि देखे होंगे ईएसआई, बीपीएससी, अभी एनटीपीसी भी बहुत हो रहा है, इसमें करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें जो है कि खेल समाचार से आपके प्रश्न आते हैं। अगला चर्चित व्यक्ति एवं स्थान, वह चर्चित व्यक्ति राष्ट्रीय भी हो सकता है और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हो सकता है। उसके बाद आपके सामने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, क्योंकि कुछ चीजें हमारे देश में लॉन्च होती हैं, डीआरडीओ है, इसरो है, वो सारी लोग जो है कि किस प्रकार से तरक्की कर रहा है, इसको भी हम लोग जरा सा देखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका प्रमुख रिपोर्ट, तो प्रमुख रिपोर्ट तो हम बता ही दिए थे। नेक्स्ट आपका है भारत में प्रथम, ये आपको एक नया टॉपिक हम जोड़े हैं, भारत में प्रथम इन द सेंस बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं हर क्षेत्र में। भारत में प्रथम मतलब आप जो है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी का बात नहीं करेंगे, हम करंट अफेयर्स का बात करेंगे कि कोई ऐसा जो है कि समाचार, कोई ऐसा न्यूज जो भारत में प्रथम बार हुआ है और वह देश के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। तो यहां पर भारत के में प्रथम के साथ साथ हम नेशनल और इंटरनेशनल सभी प्रकार के जो है कि प्रथम चीज को देखेंगे। अगला है आपका, आप भी देखे होंगे नाम परिवर्तन। ये टॉपिक्स पहले करंट अफेयर्स में टिपिकल टाइप का लोग पढ़ा देते थे, लेकिन नाम परिवर्तन किसका हुआ, नाम परिवर्तन का कारण क्या था और नाम परिवर्तन का परिणाम क्या होगा, इस चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इतनी चर्चाएं हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि वह नाम आपको याद हो जाएगा। अगला पर्यावरण परिदृश्य, क्योंकि आजकल भारत सरकार या भारत सरकार के अन्य राज्य जो हैं वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को हमेशा अपने साथ लेकर के चलते हैं। और नेक्स्ट है आपका प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। आप लोग बिल्कुल टेंशन में नहीं रहिएगा
कि हमने जिन टॉपिक का केवल चर्चा किए, केवल उन्हीं टॉपिक के ही बारे में देखेंगे। अगर कुछ हम लोगों को और एक्स्ट्रा मिलेगा और एक्स्ट्रा करेंगे। मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, एक चीज कमिटमेंट आपको हम कर करके जाते हैं, क्योंकि आप लोग अगर जो है कि इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं करंट अफेयर से, तो हम वो हर जो है कि तरीके को अपनाएंगे जिसके माध्यम से आपका लगभग सभी प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बने। इसके लिए चाहे कितना हो हमको मेहनत करना पड़ेगा या आपसे मेहनत करवाना पड़ेगा, इस सभी चीजों को हम जरूर करेंगे। इसलिए आप लोगों को इसको लेकर के बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है। अब अगला जरा सा आ जाते हैं, आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे, मतलब बताए यहां पर सूचकांक। तो सूचकांक से ही रिलेटेड जो है कि कुछ चीजें आपको हम बता रहे हैं और उसको जो है कि आप जरा सा देख लीजिएगा कि किस तरीके से यह याद होता है। तो पहला आपके सामने हम एक सूचकांक का नाम लिखते हैं और वह सूचकांक है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक एक आपके सामने टॉपिक लेकर आए हम। मानव विकास सूचकांक को जो है कि हम लोग अंग्रेजी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। और यही कहीं कहीं फुल में एचडीआई लिखा रहेगा और यह 2020 का रिपोर्ट है, 2020 का रिपोर्ट। अब यहां पर इसकी हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि क्या रीजन है मानव विकास सूचकांक निकालने का। उसके बाद मानव विकास सूचकांक कौन निकालता है, उसका बेस क्या होता है मानव विकास सूचकांक निकालने का, ये तरीकों को हम लोग देखेंगे। और वर्तमान में जो वर्ष 2020 का मानव विकास सूचकांक है उसमें क्या क्या चीजें नई हुई हैं, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको चर्चा में बताएंगे, यह 15 दिसंबर 2020 को जारी हुआ। 15 दिसंबर 2020 को एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जारी हुआ, जो यूएनडीपी द्वारा यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और यूएनडीपी ने पहली बार 1990 में एचडीआई रिपोर्ट जारी किया था। चर्चा सुनेंगे आप, 1990 में जारी किया था। और यूएनडीपी द्वारा एचडीआई को सपोर्ट करने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वह है आपके महबूब उल हक। यह पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उसके बाद यह श्रेय तो जाता है, लेकिन सहयोगी के तौर पर हमारे भारत के भी दो अर्थशास्त्री इनके साथ रहे जो इनको सपोर्ट किए। उनका नाम था अमर्त्य सेन और सिंगर हंस। इन लोगों ने एचडीआई के खाका को तैयार किया कि एचडीआई रिपोर्ट कैसे निकलेगा, एचडीआई रिपोर्ट का परिणाम क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर बात किया जाए तो एचडीआई रिपोर्ट क्यों, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो एचडीआई क्यों, अब इसको समझना है। अब यहां पर बात करेंगे कि एचडीआई क्यों। यहां पर जरा सा आपको नहीं दिख रहा है तो हम इसको यहां लिखते हैं, एचडीआई क्यों। क्योंकि आपको बता दें, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उस सभी लोगों का कहीं ना कहीं एक लाइन में अगर एक जवाब मांगा जाए तो ये है, राज्य है तो राज्य के नागरिकों का कल्याण करना, देश है तो देश के नागरिकों का कल्याण करना। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो है कि विश्व के लोगों का कल्याण करना। इसीलिए यहां पर सबसे पहले विभिन्न देशों में जीवन स्तर का पता लगाने के लिए एचडीआई क्यों निकला,
तो विभिन्न जो है कि देशों में उन नागरिकों के, उस देश के नागरिकों के जीवन स्तर का पता लगाने के लिए अब यहां पर जो है कि एक पॉइंट आएगा कि पता कैसे लगाया जाए कि किस देश के लोगों का जीवन स्तर कैसा है। तो जीवन स्तर का पता लगाने के लिए इन अर्थशास्त्रियों ने 3 पॉइंट बनाया। कितने पॉइंट बनाए? 3। पहला पॉइंट बनाया कि उस देश के लोगों का साक्षरता दर कितना है। साक्षरता दर, अगर साक्षरता दर को हम बोलें तो यहां पर जो है कि शिक्षा वाला एक पॉइंट को ले लेंगे। दूसरा, उनका जीवन प्रत्याशा कितना है। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब हुआ कि वह कितने दिन तक जो है कि जीते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था उस देश में अच्छा होगा, हेल्थ सिस्टम ठीक होगा, तो उस देश के नागरिक को जाहिर सी बात है कि उम्र अधिक होगी, जैसा कि जापान में है। और तीसरा सबसे बड़ा बात है कि अगर वो शिक्षित भी है, स्वस्थ भी है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वह कैसे जीवित रहेगा। तो इसका जो है कि हो गया आय, आय वर्ग की बात कर रहे हैं, और यह आय देखा गया डॉलर यूएसए में। अब यहां पर यह बताने का मेरा मतलब क्या था? क्या हम इन बातों को बता करके आपको जो है कि सिर्फ ये बता रहे हैं? तो नहीं, ये प्रश्न पूछता है कि निम्न में से एचडीआई का रिपोर्ट निकालते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो उसमें 3 बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें साक्षरता दर, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य, और जो है कि आपका आय होता है। अब दरअसल बात की जाए कि क्या कुछ बदलाव भी हुए हैं, तो बदलाव जो है कि देखेंगे तो वर्तमान का बदलाव हम कर रहे हैं, क्योंकि यही है मेन करंट अफेयर्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पुराने ढर्रे पर रटा रटाया चीज को बता रहे हैं। तो ये नई रिपोर्ट क्या है इसको देखेंगे। तो वर्तमान में बदलाव, वर्तमान में बदलाव, तो वर्तमान में बदलाव क्या हुआ भाई? तो चौथा जो ऑप्शन आया, क्योंकि इसके पीछे हम लोग देखे थे कि 3 ऑप्शन था, एक साक्षरता दर और एक जीवन प्रत्याशा और तीसरा आय। लेकिन चौथा जो है वो ये है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन तथा उसका प्रभाव। अब ये क्यों? आखिर इसकी जरूरत क्या थी कि इसको लाया? तो जरूरत यह थी मेरे आदर्श विद्यार्थी कि आने वाले समय में पर्यावरण का ह्रास, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन का अधिक उत्सर्जन, ग्रीन हाउस इफेक्ट में ज्यादा वृद्धि, उसके बाद आपका ओजोन परत में छिद्र, ये सारी प्रक्रियाएं अब 21वीं सदी में हो रही हैं। इसलिए यह देखने के लिए कि कौन देश पर्यावरण को रक्षा करते हुए आगे बढ़ रहा है और अपने चीजों को भी वृद्धि कर रहा है, जैसे औद्योगिक वृद्धि, इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि, लेकिन पर्यावरण को भी सिक्योरिटी दे रहा है, पर्यावरण का भी सुरक्षा कर रहा है। इसीलिए एक रिपोर्ट और लाया गया, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन तथा उसका प्रभाव। अब कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे इंडिकेट्स एचडीआई निकालने के। अब एचडीआई रिपोर्ट 2020 है, इसको हम लोग जरा सा देख लेते हैं कि यह क्या कर रहा है। तो एचडीआई रिपोर्ट 2020 के बारे में तो यहां पर फिर से नोट करते हैं, एचडीआई 2020। अब इसमें शामिल देश कितने हैं भाई? तो शामिल देश 189। ध्यान दीजिएगा, प्रथम स्थान नॉर्वे, दूसरा तीसरा हालांकि नहीं पूछता है, लेकिन लोग लिख देते हैं तो हम भी बताते हैं। दूसरे स्थान पर जो है कि आपके स्विट्जरलैंड और जो है कि आयरलैंड है। तीसरा स्थान किसी को नहीं मिला है। चौथे स्थान पर हांगकांग और आइसलैंड है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि भारत का स्थान कितना है।
तो भारत का स्थान 131 है, जो पिछले वर्ष 129 था। पिछले वर्ष कितना था? 129 था। ये आपके मेन प्रश्न बनेंगे कि एचडीआई रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है। अब यहां पर एक पॉइंट और देंगे आपको, तो इसका स्कोर कितना है? तो 0.645। ये हालांकि डीपली थोड़ा हो गया, ये बीपीएससी लेवल का हो गया। स्कोर बीपीएससी में पूछता है, आप लोगों को नहीं पूछेगा स्कोर। लेकिन अगर एक जानकारी चाहते हैं तो जानकारी भी हम दे देंगे आप लोगों को, लेकिन यहां पर आप उतना ही चीजों को पढ़ें जितना कि आपको काम आए। यहां पर एक और चीज देखेंगे, अंतिम स्थान। तो अंतिम स्थान जो है कि आपका हो गया कौन? तो 189, और इसका नाम है नाइजर। अब बताइए कि एचडीआई रिपोर्ट में, ये तो हम आप लोगों को जो है कि स्लो स्लो बता रहे थे, अगर एचडीआई रिपोर्ट याद किया करवाए, चर्चा किए, तो इस पर आपको सामने 10 मिनट का हम चर्चा किए। क्यों हुआ एचडीआई, क्या कारण था कि एचडीआई आया, तो इसके लिए इतनी चर्चाएं हुई। हालांकि एक दो प्रश्न पूछेगा, भारत का स्थान, या पूछ सकता है कि इसको जो है कि निकाला कौन था। तो इसको निकालने के लिए जो है कि आपका यूएनडीपी कब से निकाल रहा है? 1990 से निकाल रहा है। अगला पॉइंट, क्या क्या इंडिकेट्स हैं भाई? तो साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, आय, और वर्तमान में जुड़ा है चौथा कौन? तो आपको बताया अभी, वर्तमान में आपका जुड़ा है प्रति व्यक्ति कार्बन का उत्सर्जन और उसका प्रभाव। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि हाल ही में जारी एचडीआई रिपोर्ट में किस नए संकेतक को जोड़ा गया है, और आपको इसमें चर्चाएं होंगी नहीं, तो आपसे प्रश्न गलत भी हो सकता है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें, तो एक और रिपोर्ट की हम बात कर देते हैं, सूचकांक की। अगर जो है कि इसका बात करेंगे, तो दूसरा है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब ये क्यों हम आपको दिए? क्योंकि अभी आपको बोले कि हर देश में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और प्रदूषण एक विशेष मुद्दा बन गया है, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये चर्चा में है। अब सबसे बड़ी बात है कि इन सारे मुद्दों को जब चर्चा में होती है, तो चर्चा में होने के कारण क्या क्या इसका प्रभाव पड़ेगा एग्जाम पर, यहां ध्यान देंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 जो आया, उसमें क्या क्या प्रावधान है? तो सबसे पहला बात, इसको जर्मन वॉच निकालता है। कौन निकालता है? जर्मन वॉच निकालता है। उसके बाद कितने देश इसमें शामिल हैं, उसको भी ध्यान रखना है। भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 10वां स्थान है। क्या क्या चीजें इसमें शामिल की जाती हैं जलवायु प्रदर्शन परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में? तो ग्रीन हाउस का प्रभाव, ये गलत बात है ना, ग्रीन हाउस। और सबसे ज्यादा पूरे विश्व में ग्रीन हाउस निकालने वाला व्यक्ति देश कौन? चीन। दूसरा है आपका नवीकरणीय ऊर्जा। तीसरा है आपका तीसरा ऊर्जा का उपयोग, और चौथा है आपका जलवायु नीति। अब इस पर चर्चाएं होंगी कि आखिर क्यों ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, पूरे विश्व का इस पर जो है कि प्रभाव पड़ रहा है, तो चाइना को क्यों ना रोका जाए, आखिर चाइना क्या क्या कार्य कर रहा है। तो आप देखिए, इसमें भारत में आपका जो है कि 10वां स्थान मिला, ये अच्छा बात है, क्योंकि भारत आप भी जानते होंगे कि सौर जो है कि ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है, पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर के अपनी नीतियों का निर्माण कर रहा है। तो इस तरीके से यह आगे बढ़ेगा, और आने वाले समय में इसको ही तो इस तरीके से हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे मेरे आदर्श विद्यार्थी, कि आपको बोझ ना बने। रटा रटाया चीज वो अलग होगा,
चर्चाएं होंगी, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आप एग्जाम में जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे और आपके दिमाग में आएगा कि हम इस पर चर्चा सुने हैं। ये करेंट अफेयर्स का मेन स्ट्रेटजी होता है। आप मोटी मोटी किताबें खरीद लेंगे, दिन भर उसको रट्टा मारेंगे, पेन लेकर एकदम अंडरलाइन करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ने का एक अलग तरीका हम लेकर के आएंगे और हर एक मुद्दा पर बात करेंगे। जैसे आप लोग को बताए, इसमें सिंपल आपसे लिख देते हैं हम, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 10वां स्थान। लेकिन ये पॉइंट भी हम आपको बताए आखिर क्यों ये सूचकांक निकालने का जरूरत क्या था, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आखिर चर्चा में ये क्यों है। तो आपको बता दें, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर्स के वहीं से प्रश्न बनते हैं जो चर्चा में ज्यादा होता है। रिपोर्ट तो बहुते निकलते हैं, क्या जो है कि सैकड़ों रिपोर्ट आपको जुबान पर होगा? बिल्कुल नहीं। उसमें 3-4 बातें होंगी। रिपोर्ट कौन सा है, रिपोर्ट निकाला कौन, कितने देश शामिल थे, भारत को कौन सा स्थान मिला, प्रथम स्थान पर कौन था, अंतिम स्थान पर कौन था, ये सारी चीजों को नहीं याद रखा जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने चैनल के माध्यम से जो है कि आपको बताएंगे और बाकी चीजें जो है कि आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि टर्म्स कंडीशन क्या है जुड़ने के लिए। ये मेरा काम था कि कैसे आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना है, कैसे आपको अपने से तैयार करना है और कैसे थोड़ा सा सहयोग हम करेंगे कि हम लोग मिलकर के जो है कि इसको पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देंगे और एग्जाम में जा करके आप मुस्कुराइए। हर सब्जेक्ट के साथ ही आपका करंट अफेयर्स जो आपका पूछने का संख्या जो बढ़ गया है प्रश्न का, उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा मार्क्स निकले, क्योंकि मेरा भी परम कर्तव्य और परम लक्ष्य और पूरे संस्था का परम कर्तव्य और परम लक्ष्य, यहां तक कि आपके माता पिता का और स्वयं आपका भी एक ही लक्ष्य है कि मुझे जल्द से जल्द सफलता मिले। सफलता मिलने के बाद पीछे की चीजें सभी भूल जाती हैं, चाहे वो दुख हो या संघर्ष हो। इन्हीं छोटी सी बातों के शब्दों के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। बाकी जो है कि आप लोगों का जो पीछे देखे थे ऐड वगैरह 27 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अलग अलग जो है कि आपको कोर्स मिल रहा है आप ही के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।